हिंदू लॉज हम कर रहे थे। तो फर्स्ट एक्ट है हमारा हिंदू लॉज के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हो गया था। अब लेक्चर नंबर 1 में हमने ये देखा था कि हिंदू मैरिज एक्ट किन किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो लेक्चर 1 में हमने देखा था कि हिंदू मैरिज एक्ट किन किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो उसके लिए हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 2। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो एक तो जो हिंदू हैं बाय रिलीजन, उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। और जो बुद्धिस्ट, सिख या जैन हैं बाय रिलीजन, उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो जो रिलीजन से हिंदू हैं उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, प्लस में जो रिलीजन से बुद्धिस्ट, सिख या जैन है उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। इनके अलावा कोई भी पर्सन जो इंडिया में डोमिसाइल है, जो पर्सन इंडियन टेरिटरी में डोमिसाइल है और साथ में वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है बाय रिलीजन, तो उसके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। डोमिसाइल इंडिया में होने का मतलब है कि एक परमानेंट रेजिडेंस होना इंडिया में, परमानेंट रेजिडेंस होना इंडिया में, उसको बोलते हैं डोमिसाइल इन इंडिया। तो डोमिसाइल इन इंडिया मतलब है कि एक परमानेंट रेजिडेंस होना इंडिया में, उसको बोलते हैं डोमिसाइल इन इंडिया। तो जो पर्सन हिंदू है बाय रिलीजन उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है, जो सिख, बुद्धिस्ट या जैन है बाय रिलीजन उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। और इनके अलावा जो भी पर्सन डोमिसाइल्ड है इंडियन टेरिटरी में, यानी जिसका परमानेंट रेजिडेंस है इंडियन टेरिटरी में, साथ में वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है बाय रिलीजन, तो उनके ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब एक केस लो आया था, सोंदूर गोपाल वर्सेस सोंदूर रजनी, 2013 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, जिसमें बताया गया था कि वो हिंदूज जो इंडियन टेरिटरी में डोमिसाइल्ड हैं और बाहर रह रहे हैं, आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, तो वो हिंदूज जो इंडियन टेरिटरी में डोमिसाइल है लेकिन वो बाहर रह रहे हैं, आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। नाउ अब एक्सप्लेनेशन नंबर 2 यानी सेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। यानी सेक्शन 2 ने तो बता दिया कि ये एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या है, ठीक है। और अब सेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन क्या कहती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया था ऑलरेडी। अब नाउ आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन 2 की एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन से। कहता है कि भाई कुछ पर्सन के नाम बताए हैं, वो पर्सन या तो हिंदू माने जाएंगे या बुद्धिस्ट माने जाएंगे या जैन माने जाएंगे या सिख माने जाएंगे बाय रिलीजन। तो कुछ लोगों के नाम बताए हैं, इनको भी हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख माना जाएगा। और आपको पता है कि जो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख हैं उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो एक्सप्लेनेशन जो है सेक्शन 2 की वो बता रहा है कुछ लोगों का नाम जिनको हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख माना जाएगा। और आपको पता है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन जो फॉलो कर रहा है उसके ऊपर ये हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? तो सेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन बता रही है कि किन किन लोगों को हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख माना जाएगा। तो एक तो अगर हिंदू का, बुद्धिस्ट का, जैन का या सिख का कोई चाइल्ड है, चाहे लेजिटिमेट चाइल्ड हो चाहे इललेजिटिमेट चाइल्ड हो, यानी जो ये रिलीजन फॉलो कर रहे हैं हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख, इनका कोई चाइल्ड है, चाहे लेजिटिमेट चाइल्ड हो चाहे इललेजिटिमेट चाइल्ड हो, अगर उसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं या बुद्धिस्ट हैं या जैन है या सिख हैं, दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं या बुद्धिस्ट हैं या जैन है या सिख हैं, तो उस चाइल्ड को भी क्या माना जाएगा? हिंदू माना जाएगा।
या बुद्धिस्ट माना जाएगा या जैन माना जाएगा या सिख माना जाएगा, जो भी केस है। क्लियर है? तो आई रिपीट, एक्सप्लेनेशन जो है सेक्शन 2 की वो बता रही है कि कुछ लोगों का नाम बता रही है जिनको हिंदू या बुद्धिस्ट या जैन या सिख माना जाएगा। फर्स्ट बताया कि चाइल्ड, अगर कोई हिंदू है उसका कोई चाइल्ड है, या कोई बुद्धिस्ट है उसका कोई चाइल्ड है, या कोई जैन है उसका कोई चाइल्ड है, या सिख है उसका कोई चाइल्ड है, चाहे लेजिटिमेट चाइल्ड हो चाहे इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, इसको भी क्या माना जाएगा? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख माना जाएगा, अगर इसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं या बुद्धिस्ट हैं या जैन हैं या सिख हैं बाय रिलीजन। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक चाइल्ड है सी, इसके जो पेरेंट्स हैं ए एंड बी हैं, ये चाइल्ड सी है और इसके पेरेंट्स हैं ए और बी। अब दोनों पेरेंट्स इसके क्या हैं? हिंदू हैं, रिलीजन से, तो ये चाइल्ड भी क्या माना जाएगा? हिंदू माना जाएगा, चाहे ये चाइल्ड लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो। ऐसे ही क्या हो रहा है? एग्जाम्पल, एक चाइल्ड है सी, इसके जो पेरेंट्स हैं उनका नाम है एक्स और वाई। अब ये दोनों पेरेंट्स इसके क्या हैं? सिख हैं, तो ये चाइल्ड भी क्या माना जाएगा? सिख माना जाएगा, चाहे ये लेजिटिमेट चाइल्ड हो चाहे इलेजिटिमेट चाइल्ड हो। क्लियर है? दूसरा, अगर कोई चाइल्ड है जिसका एक पेरेंट तो इनमें से कोई है, हिंदू है या बुद्धिस्ट है या जैन है या सिख है, यानी कोई एक चाइल्ड है जिसका एक पेरेंट तो इनमें से कोई है, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख, और एक पेरेंट किसी और रिलीजन का है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई चाइल्ड है सी, इसके दो पेरेंट हैं, एक आर एक एस। अब आर तो क्या है? मान लो हिंदू है या सिख है या जैन है या बुद्धिस्ट है, और एक पेरेंट दूसरे रिलीजन का है, जैसे मान लो पारसी है, तो ये सेकंड क्लॉज ये बता रहा है कि एक चाइल्ड है जिसका एक पेरेंट तो इस रिलीजन में से है, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख। ये कौन सा रिलीजन है जिनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होता है? ये वो रिलीजन है। तो एक तो इनमें से है कोई पेरेंट, और एक किसी दूसरे रिलीजन का है, जैसे कि पारसी। तो पारसी रिलीजन के ऊपर हमने पढ़ा कि हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ऊपर कि कोई भी पर्सन जो डोमिसाइल है इंडियन टेरिटरी में, साथ में वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू के ऊपर, इन रिलीजन के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड क्लोज बता रहा है कि एक कोई चाइल्ड है जिसका एक पेरेंट तो हिंदू, सिख, जैन या बुद्धिस्ट में से कोई है, यानी वो रिलीजन फॉलो कर रहा है जिसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होता है, और एक पेरेंट किसी और रिलीजन का है जिसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे कि मुस्लिम है या फिर ज्यू है या पारसी है या क्रिश्चियन है। तो अब उस बच्चे को क्या माना जाएगा? तो कहते हैं कि अगर वो बच्चा का पालन पोषण जो हुआ है, उसको जो पालन पोषण करके बड़ा किया गया है, वो अगर उस पेरेंट के अकॉर्डिंग उसका पालन पोषण हुआ है जो पेरेंट बुद्धिस्ट, जैन, सिख या हिंदू है, तो उसको हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख मानेंगे। और अगर उस चाइल्ड का जो पालन पोषण है वो उस पेरेंट के अकॉर्डिंग हुआ है जो दूसरे रिलीजन का है, तो फिर उसको उस रिलीजन का मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक चाइल्ड है सी, इसके दो पेरेंट है, एक है हिंदू और एक है पारसी। अब इस चाइल्ड को क्या मानेंगे? हिंदू मानेंगे कि पारसी मानेंगे? क्वेश्चन ये है। तो अगर इस चाइल्ड का पालन पोषण, इसको जो ब्रोटअप किया गया है वो एज हिंदू किया गया है, तो ये हिंदू माना जाएगा। और अगर इसको चाइल्ड को जो बड़ा किया गया है पाल पोषण करके वो एज पारसी किया गया है, तो फिर इसको पारसी मानेंगे।
क्लियर है। अब इसके ऊपर एक केस लो आया था, मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी का, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है 1984 का। इसमें देखो क्या था, जो संजय गांधी जी थे, कोर्ट ने कहा था कि ये जो संजय गांधी जी हैं ये हिंदू माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, जो इनके फादर थे फिरोज गांधी, वो पारसी थे, तो फिरोज गांधी जो थे वो पारसी थे, और इनकी जो मदर थी इंदिरा गांधी वो हिंदू थी। तो फादर हो गए पारसी और मदर हो गई हिंदू। तो अब क्वेश्चन आया कि ये जो संजय गांधी हैं इनको हिंदू माना जाएगा या पारसी? तो फिर देखा गया कि इनका जो पालन पोषण हुआ है वो कैसे हुआ है। तो कोर्ट ने कहा कि जो संजय गांधी का जो पालन पोषण हुआ है वो एक एज ए हिंदू फैमिली में हुआ है। उनकी जो मदर है उन्होंने उसको एज ए हिंदू कल्चर में बड़ा किया है, इसलिए उनको क्या माना गया, उनको हिंदू माना गया है। क्लियर है। और थर्ड क्लॉज कहता है कि ऐसा पर्सन जिसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया गया है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख रिलीजन में, उसको भी हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख मानेंगे। या जिस पर्सन ने अपने आप को रिकन्वर्ट कर लिया है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख रिलीजन में, उसको भी हम हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख मानेंगे। यानी एक पर्सन है जो पहले किसी और रिलीजन का था, उसने अपने आप को हिंदू रिलीजन में या बुद्धिस्ट रिलीजन में या जैन रिलीजन में या सिख रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया, तो अब उसको हम हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख मानेंगे। या फिर कोई ऑलरेडी हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख था, उसने पहले अपना रिलीजन चेंज किया और वापस अब वो दोबारा अपने रिलीजन में रिकन्वर्ट हो रहा है, तो उसको भी हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख मानेंगे। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुस्लिम था, वो हिंदू बन गया, तो अब उसको हिंदू मानेंगे। कोई मुस्लिम था, वो सिख बन गया, तो अब उसको सिख मानेंगे। ये तो हो गया कन्वर्जन। या कोई हिंदू था, वो पहले उसने अपने आप को कन्वर्ट किया मुस्लिम में, फिर मुस्लिम से उसने अपने आप को वापस रिकन्वर्ट किया हिंदू में, तो अब उसको हिंदू मानेंगे। ऐसे कोई सिख था, उसने अपने आप को कन्वर्ट किया मुस्लिम में, फिर उसने अपने आप को रिकन्वर्ट कर लिया वापस सिख में, तो अब उसको भी सिख मानेंगे। क्लियर है। नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। तो अब ये सेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन तो समझ में आ गई। तो सेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन ने बताया कि ये जो पर्सन है जिनका सेक्शन 2 में जिक्र किया गया है, इनको भी हम हिंदू या बुद्धिस्ट या जैन या सिख मानेंगे। और अगर किसी को हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख माना गया है तो यानी हिंदू मैरिज एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है। नाउ अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 कहता है कि ये एक्ट शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी हिंदू मैरिज एक्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। शेड्यूल ट्राइब का मतलब क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 क्लोज 25 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 क्लोज 25 में जिन शेड्यूल ट्राइब की बात करी है, उन शेड्यूल ट्राइब के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसने क्लियर कर दिया। क्लियर है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में निकाल के डिक्लेयर कर सकती है कि भाई पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो इन जनरल क्या है कि जो शेड्यूल ट्राइब है कौन सी, जिनको आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 क्लोज 25 में मेंशन कर रखा है, उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन लाके ये एक्ट को शेड्यूल ट्राइब के ऊपर एप्लीकेबल करना चाहेगी तो कर सकती है। नाउ सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि इस एक्ट के अंदर जहाँ जहाँ हिंदू वर्ड यूज़ हुआ है, इस एक्ट के अंदर जहाँ जहाँ हिंदू वर्ड यूज़ हुआ है, हिंदू वर्ड का मतलब उन सब से माना जाएगा जिनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है। यानी हिंदू का मतलब वो सारे लोग जिनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है, चाहे वो हिंदू बाय रिलीजन ना हो।
तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ने बताया कि इस एक्ट के अंदर जहाँ जहाँ हिंदू वर्ड यूज़ होगा, हिंदू वर्ड का मतलब वो सारे लोग जिनके ऊपर ये हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, चाहे वो खुद हिंदू बाय रिलीजन ना हो। क्लियर है? अब मान लो कोई बुद्धिस्ट है, तो बुद्धिस्ट के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो हिंदू मैरिज एक्ट में जहाँ जहाँ हिंदू वर्ड है, जहाँ जहाँ हिंदू वर्ड यूज़ हुआ है, हिंदू वर्ड में ये बुद्धिस्ट भी आ जाएगा, जैन भी आ जाएगा, सिख भी आ जाएगा। यानी हिंदू वर्ड में बुद्धिस्ट वर्ड भी आ जाएगा, जैन वर्ड भी आ जाएगा, सिख वर्ड भी आ जाएगा। वो सारे पर्सन आ जाएंगे जिनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, चाहे वो लोग हिंदू रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे तो भी। क्लियर है? ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ने बता दिया। अब देखो साथ साथ हम सेक्शन 1 भी पढ़ लेते हैं। अब सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 ये कहता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये होल इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, होल इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 1 क्या कहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट होल इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? प्लस में जो हिंदूज़ डोमिसाइल्ड हैं इंडिया में, जो हिंदूज़ डोमिसाइल्ड हैं इन इंडियन टेरिटरी, तो जो हिंदूज़ डोमिसाइल्ड हैं इंडियन टेरिटरी में लेकिन वो रह रहे हैं रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 1 कहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट कहाँ एप्लीकेबल होगा? होल इंडिया पे। प्लस में जो हिंदू डोमिसाइल हैं इंडियन टेरिटरी में, यानी जिनका परमानेंट रेजिडेंस है इंडियन टेरिटरी में लेकिन वो आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, उन हिंदूज़ के ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। ये सेक्शन 1 ने क्लियर कर दिया। क्लियर है? अब एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर देखो कि भाई कोई हिंदू है या कोई सिख है या कोई जैन है या कोई बुद्धिस्ट है, ये फॉरेन कंट्री में रहते हैं, मान लो यूएसए में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं, मान लो, ठीक है, कनाडा में रहते हैं या यूएसए में रहते हैं, तो क्या इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? तो देखो अगर इनका इंडिया में डोमिसाइल नहीं है, अगर इनका डोमिसाइल इंडिया में नहीं है, इन लोगों का इंडिया में डोमिसाइल नहीं है मान लो, तो फिर तो इनको इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर इनका इंडिया में डोमिसाइल नहीं है और ये आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं तो इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 1 ने यही बात बताई है कि हिंदू मैरिज एक्ट कहाँ एप्लीकेबल होता है? होल इंडिया पे। तो जो हिंदू इंडिया में रह रहे हैं या जो बुद्धिस्ट, जो जैन, जो सिख ही इंडिया में रह रहे हैं, उनके ऊपर ही हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। जो बाहर रह रहे हैं उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल होता है। आप हिंदू मैरिज एक्ट को कनाडा में जाके एप्लीकेबल नहीं करा सकते, आप हिंदू मैरिज एक्ट को यूएसए में जाके एप्लीकेबल नहीं करा सकते। तो हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल होगा। तो जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन इंडिया में रह रहे हैं, सिर्फ उनके ऊपर ही हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। बाकी कोई फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट बाहर रह रहे फॉरेन कंट्री में लेकिन उनका डोमिसाइल इंडिया में है, यानी डोमिसाइल का मतलब परमानेंट रेजिडेंस इंडिया में है, तो फिर उनके ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? यही बात सेक्शन 1 ने बताई, तो ये था आपका हिंदू लॉज का, हिंदू मैरिज एक्ट का लेक्चर नंबर 2।